हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों का प्रिपरेशन सही चलता होगा और आप लोग सही से तैयारी कीजिए और पढ़िए और अच्छा से। और जो है ना आज मैं वर्ल्ड हिस्ट्री में अमेरिकन गृह युद्ध जा रहा हूँ आप लोगों को बताने। अमेरिकन सिविल वार के बारे में। अमेरिकन सिविल वार सन 1861 से 1865 के काल में संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी राज्यों और दक्षिणी राज्यों के बीच में लड़ा जाने वाला एक गृह युद्ध है। नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। अठारह सौ इकसठ से 1865 के बीच में। इस युद्ध में उत्तरी राज्य अमेरिका की संघीय एकता बनाए रखना चाहते थे और पूरे देश के दास प्रथा हटाना चाहते थे। अमेरिकी इतिहास में इस पक्ष को औपचारिक रूप से यूनियन यानी संघीय कहा जाता है और अनौपचारिक रूप से योनकी कहा जाता है। दक्षिण राज्य अमेरिका से अलग होकर परिसंघीय राज्य अमेरिका कॉन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका नामक एक नया राष्ट्र बनाना चाहते थे जिसमें यूरोपीय मूल के श्वेत वर्णीय गोरे लोगों को अफ्रीकी मूल के कृषक वर्गीय काले लोगों को गुलाम बनाकर खरीदने बेचने का अधिकार। दक्षिणी पक्ष के औपचारिक रूप से कॉन्फेडरेसी यानी परिसंघ और अनौपचारिक रूप से रेबेल यानी विद्रोही या डिक्सी कहा जाता है। इस युद्ध में 6 लाख से अधिक अमेरिकी सैनिक मारे गए। सही संख्या इसकी अगर देखा जाए तो 6,20,000 अनुमानित की गई थी। और तुलना के लिए यह भारत पाकिस्तान युद्धों को और 1962 के भारत चीन युद्ध को मिलाकर देखा जाए तो इन सभी युद्धों में 15,000 से कम भारतीय सैनिक मारे गए थे। कंपैरिजन किया जाए जो इंडिया और यहाँ की जो युद्ध हुई थी उसके बनिस्बत जो वहाँ युद्ध हुई थी उसके पैरेलल, उसका कंपैरेटिवली अगर देखा जाए, कंपैरिजन अगर कर लिया जाए तो वहाँ ज्यादा नुकसान हुआ था, यहाँ कम हुआ था। आइए आगे चल के हम क्या देखते हैं। ये देखते हैं कि यह समर्था कहना उचित न होगा कि यह युद्ध केवल दास प्रथा को लेकर हुआ था। वास्तव में यह संघर्ष के बीच बहुत पहले बोया जा चुका था। जो बीज होता है ना, सीड्स, जो क्रांति का, वो पहले बो दिया गया था और यह विभिन्न विचारधाराओं के पारस्परिक विरोध का परिणाम था। उत्तर के निवासी भौगोलिक परिस्थिति, यातायात के साधन तथा औद्योगिक सफलता के फलस्वरूप अधिक संतुष्ट तथा संपन्न थे। कृषि प्रधान दक्षिण राज्यों से 17वीं और 18वीं शताब्दियों में अफ्रीका से बहुत से अफ्रीकी दास यहाँ लाए गए थे और वहाँ कृषि के मजदूरी का काम करते थे। जो दास थे उनको क्या किया गया था, मजदूरी के काम में लगा दिया गया था। इसलिए दक्षिणी राज्य इन हबशी दासों से मुक्त नहीं करना चाहते थे, क्योंकि अगर कर दिया जाएगा तो खेती कहाँ से होगा। जमींदारी जो हमारे यहाँ के कृषक वर्ग जो थे उन दास को जो है ना मजदूर बना के और कृषि करवाते थे। जो सामंती व्यवस्था उस टाइम में जो लागू हुई थी वहां पे अमेरिका के सभी उत्तरी राज्यों ने 1804 तक दास प्रथा को धीरे धीरे खत्म कर देने के लिए कानून बना दिए थे। मशीन युग के आने के बाद उत्तर और दक्षिणी के बीच खाई बढ़ गई थी। उत्तरी निवासी मशीन का प्रयोग करते थे और दक्षिणी जो थे कोयले और लोहे के उत्पादन बढ़ने से कल कारखानों की जो है ना काफी जो है ना उन्नति हुई। जैसे थ्रेसर बना दिया गया, मशीन ये में कटाई बुआई के लिए, हल बनाया गया जुताई के लिए।
ट्रैक्टर आया, मतलब मशीनी युग जो है ना वहीं से चालू होने लगा। और लोग वहाँ क्या करते हैं, कारखानों में काम करने लगे, वहाँ की जनसंख्या भी तेजी से बढ़ने लगी। देखिए जब यातायात होगा, हर चीज का जब प्रोडक्शन होगा, अनाज वगैरह का, ये सब जो लोग शहरीकरण की तरफ जाएंगे, तो अर्बनाइजेशन की तरफ जब लोग बढ़ेंगे ना रूरल एरिया से, तो डेवलपमेंट होगा। लेकिन वो डेवलपमेंट कैसा होगा, वो एक बहुत सुचारू ढंग से जो है ना चीज डेवलप करेगी। एक जो दरिद्रता है ना, जो दरिद्रता वो कम होगा, पढ़े लिखे लोग होंगे तो सभ्यता आएगी, हर चीज उन्नत होगा। एक कौशल जो है ना, एक विकास होगा कौशल टाइप का। अभी केवल कृषि पर आधारित थे और उन्हें युग के साथ प्रगति नहीं की थी। यहाँ की जनसंख्या भी तेजी से अधिक नहीं बढ़ी थी। अमेरिकी व्यापारिक नीति उत्तरी राज्यों के लिए लाभदायक थी, पर दक्षिण राज्यों उससे अधिक लाभ नहीं उठा सकते थे। व्यापारिक नीति का दक्षिण में विरोध हुआ था और दक्षिण इसे अवैध ठहराने लगे थे। देखिए जब यहाँ भी 1992 में जब ग्लोबलाइजेशन आया था ना, तो उस टाइम में भी सुनने को मिल रहा था कि देश गुलाम हो रहा है, विदेशी कंपनियों के साथ में जा रही है। जो 1992 को जोड़िएगा इसमें जरूर आप लोग 1992 में जो ग्लोबलाइजेशन का जो एरा है, जो वैश्वीकरण जो हुआ था ना, तो लोग बोल रहे थे लोग कि जिस तरह 1600 ईस्वी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई ना, इस तरह हमारा देश उस टाइम में गुलाम हो गया। उस टाइम में अंग्रेज लोग आ गए, यहाँ पे अधिपत हो गए, उनके अधीन हो गए, हर चीज होने लगा। लोग बोला उसी तरह से इस टाइम में भी 1992 में जो इंडस्ट्री बीपीओ आया जो ना, जो प्राइवेट हर चीज होने लगा ना, उसी तरह उत्तरी में था ना, उत्तरी अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में सेम सिचुएशन यही चल रहा था। दक्षिणी में लोग नहीं चाह रहे थे कि ये चीज हो। उसको जोड़ दीजिएगा, आप लोग कंपेरिजन कीजिएगा वहां से उठा के यहाँ पे। जब मेंस लिखिएगा ना, तो अमेरिकी गृह युद्ध लिखिएगा, तो आप लोग उठा के इसको और वहां से यहाँ तक पूरा दिखाइएगा। लो इसमें इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी दिखा दीजिएगा, औद्योगिक क्रांति वगैरह आप लोग दिखाइएगा, ठीक ना। कंटेंट इतना हो जाएगा, कितना लिखिएगा आप। एक क्वेश्चन जो है ना, एक क्वेश्चन को आप लोग 4 तरह से लिख सकते हैं, और 4 क्वेश्चन को आप लोग एक तरह से लिख सकते हैं। अब मेंस ही असल होता है, पीटी निकल गया, मेंस पे अगर कंटेंट आपके पास है, तथ्य अगर पूरा है तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे वह देखिए क्या हुआ, व्यापारिक नीति का दक्षिण में विरोध होने लगा और स्वतंत्र व्यापार के अनुयायी थे, जिससे वह अपना कच्चा माल बिना नियंत्रण के विदेश भेज सके और अपने आवश्यकता अनुसार बनी हुई चीजों को खरीद सके। दक्षिण कैरोलिना ने जॉन कुल्हन के मतानुसार प्रत्येक राज्य को संयुक्त राज्य की किसी भी नीति को मानने या न मानने का पूर्ण अधिकार था। संघर्ष बढ़ा। संविधान की आड़ में उत्तर और दक्षिणों के राज्य अपने अपने मत की पुष्टि का पूर्णतया प्रयास करने लगे थे। समझ गए आप लोग। उसके बाद क्या होता है, गृह युद्ध चालू होता है। युद्ध के मोर्चे पर मुख्यतः 3 थे, समुद्र, मिसिसिपी घाटी और पूर्व समुद्र तट के राज्य थे। युद्ध के आरंभ में प्राय समग्र जल सेना संयुक्त राज्य के हाथ में थी, किंतु वह बिखरी हुई और निर्बल थी। दक्षिण तट की घेराबंदी से यूरोप को रुई का निर्यात और वहां से बारूद, वस्त्र और औषधि आदि दक्षिण के लिए अत्यंत आवश्यक आयात की चीजें पूर्णतया रुक गई। संयुक्त राज्य के जो बेड़े थे, दक्षिण के सबसे बड़े नगर न्यू ओलियंस से आत्मसमर्पण करा लिया। मिसिसिपी की घाटी में भी संयुक्त राज्य की सेना की अनेक जीतें हुई। वर्जीनिया कॉन्फेडरेटों के बराबर सफलताएं मिली। 1863 ईस्वी में युद्ध का आरंभ उत्तर के लिए अच्छा नहीं हुआ था। 1863 में जो युद्ध हुआ था वो अच्छा नहीं हुआ था। किसके लिए?
उत्तरी अमेरिका के लिए। पर जुलाई में युद्ध की बाजी पलट गई। 1864 ईस्वी में इसका अंत स्पष्ट दिखने लगा। 1864 में इसका अंत भी हो गया। 17 फरवरी को कॉन्फेडरेटों ने दक्षिण कैरोलिना की राजधानी कोलंबिया को खाली करा दिया। चार्ल्सटन संयुक्त राज्य के हाथ आ गया। दक्षिण के निर्विवाद नेता रॉबर्ट ई ली द्वारा आत्मसमर्पण किए जाने पर 13 अप्रैल को वाशिंगटन में उत्सव मनाया गया। गृह युद्ध की समाप्ति के बाद दक्षिणी राज्यों के प्रति कठोरता की नीति, सख्त कानून जो है ना, उसके नीति जो है ना नहीं अपनाई गई, वरना कांग्रेस ने संविधान में 13वां संशोधन प्रस्तुत करके दासों की स्वतंत्रता पर कानूनी छाप लगा दी थी। समझ रहे हैं आप लोग क्या है ये? दास को जो है ना 13वें संविधान संशोधन के तहत मूल अधिकार कहाँ से लिया गया? वहीं से लिया गया। आइए चलते हैं, टेक्सास की समस्या देख लेते हैं। थोड़ा टेक्सास की समस्या देख लिया जाए। टेक्सास की समस्या क्या है? टेक्सास की समस्या, टेक्सास की समस्या, टेक्सास की समस्या क्या है? इसके बारे में देखते हैं। टेक्सास की समस्या क्या है? टेक्सास की समस्या है व्यापारिक नियंत्रण के अतिरिक्त दास प्रथा को लेकर यह विरोध और बढ़ा। एंड्रयू जंक्शन के समस्या दास प्रथा के विरोध में किया गया। उत्तरी राज्यों में प्रदर्शन और दक्षिणी राज्यों में इसको कायम रखने का एक प्रस्ताव पर पास किया गया। और इसको क्या प्रयास किया गया? गृह युद्ध का दूसरा मूल कारण, ये क्या मूल कारण हुआ? दक्षिण कहने लगे कि जो दक्षिण के जो लोग थे वो क्या कहने लगे? टेक्सास पर अधिकार और मेक्सिको से युद्ध करना अनिवार्य है। पब्लिक आ गई वहां रोड पे, बोली कि नहीं अब युद्ध होने ही चाहिए। देखिए अभी जो है ना यमन में बमबारी चल रही है जो वहां पे, तो लोग वहां भी रोड पे आ गए। वहां पे हूती वाला लोग जो लाल सागर में किसी जहाज को आने जाने नहीं दे रहा है, बोल रहा है लोग कि जो आएगा जाएगा, हम मारेंगे, किसी को आने जाने नहीं देंगे। और चल रहा है, देखिए दुनिया पूरा युद्ध के मुहाने पे चल रही है, चल ही रहा है युद्ध, धीरे धीरे होते होते फैल रहा है, फैलेगा और बर्बादी है। युद्ध क्या है? विनाशक का ये है। और गाजा पट्टी के लिए जो युद्ध कर रहा है इजराइल, तो उसका क्या है? वहां पे गाजा पट्टी के नीचे तेल है। ये दो चीज है, तेल है और एक ट्रेड कॉमर्स है। वहां से दो चीज है। एक पहला तेल है वहां पे, तेल मतलब एनर्जी, ठीक ना, एनर्जी है। दूसरा ट्रेड कॉमर्स है। ये भौगोलिक दृष्टि से दोनों जो है ना सिंध को जोड़ देगा, यूरोप एशिया, समझ रहे हैं आप लोग? तो वहां से इधर फ्रांस है। ये मतलब एक तरह से भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए ना तो व्यापार के लिए चल रहा है। और एक तेल एनर्जी के लिए ये चीज है। आज जो इराक में युद्ध हुआ किस लिए हुआ? तेल के लेके हुआ। आज जो चल रहा है क्या है? मार्केट की लड़ाई है, साम्राज्यवादी होड़ की लड़ाई है, ये चीज है। लेकिन अब जो है ना अब मुंह के खाई जा रहा है इजराइल नहीं चल पाएगा ज्यादा दिन तक। जो नुकसान हो रहा है इजराइल को ना, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है उसको, हम नहीं चल पाएगा वो, ये चीजें। चलिए आइए देखते हैं आगे क्या देखते हैं। 1844 में मैसाचुसेट्स की धारा सभा में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि संयुक्त राष्ट्र का संविधान अपरिवर्तनीय है, उसको कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। यूएसए के संविधान को, यूएसए का संविधान है ना जो, वो अपरिवर्तनीय है, अपरिवर्तनीय है, ठीक ना। ये ग्लोबल हिस्ट्री लिखा हूं यहाँ पे, कोई नहीं है। और टेक्सास पर अधिकार अमान्य है। दक्षिणियों ने और जो कहा कि यदि दास प्रथा का प्रश्न राजनीतिक क्षेत्र के अतिरिक्त अब धार्मिक क्षेत्र से भी घुस आया है, इसको लेकर मेथलिस्ट चर्च में भी उत्तरी और दक्षिणी को दल हो गए। दोनों ने धार्मिक संस्थाओं को अपनी ओर खींचा। यद्यपि व्हिग और डेमोक्रेट
ने 1848 ईस्वी के राष्ट्रपति के चुनाव में यह समस्या को अलग रखना चाहा, तथापि इस चुनाव ने जनता के दो भागों में बांट दिया, जो मुख्यतः भौगोलिक आधार पर बटी थी। संघर्ष और भी घना होता गया, संघर्ष और भी गहरा होता गया। मैक्सिको के युद्ध से प्राप्त भूमि में दास प्रथा को रखने अथवा हटाने का प्रश्न जटिल था। दक्षिण वाले इसे रखना चाहते थे क्योंकि यह उनके क्षेत्र में था, और उत्तर के निवासी सिद्धांत के रूप में दास प्रथा के पूर्ण रूप से मुख्य विरोधी थे। एक जो बोलता नहीं है कि मैं बिल्कुल एकदम विरोधी हूँ, एकदम सामने सामने एकदम कि भाई ये काम नहीं होना चाहिए, ये काम गलत हो रहा है, ये काम सही नहीं है, ये ऐसे है, ये वैसे है, फलना है, ढिमका चिमका, उसी तरह ये लोग विरोधी हो गए और नए स्थान में इसे रखने को विरोध किया। पर इसके विपरीत दक्षिण में दास प्रथा के समर्थन में सार्वजनिक सभाएं बुलाई गई और ये पारित किए गए, और ये प्रस्ताव जो है ना कड़ा विरोध किया गया इस प्रस्ताव का, और वहां की जनता ने संयुक्त राज्य से लोहा लेने का दृढ़ निश्चय कर लिया। आर या तड़ीपार, आर या उस पार, ये चीज है, डू और डाई का पब्लिक जो है ना निश्चय ले ली कि नहीं भाई ये गलत है, ये चीज नहीं होना चाहिए। 1850 ईस्वी में एक समझौता हुआ जिसके अंतर्गत कैलिफोर्निया स्वतंत्र राज्य के रूप में संयुक्त राज्य में शामिल हो गया। 1850 से पहले कैलिफोर्निया था ना, वो यूएसए में नहीं था, वो एक अलग ही प्रांत के रूप में, एक अलग छोटा सा एक कस्बा था। पहले क्या था, सब छोटा छोटा कस्बा था, हो के एक राष्ट्र का निर्माण हुआ, राष्ट्र से हो के उसके बाद प्रांत का डिवाइडेशन हुआ। पहले तो सारे दुनिया में कहीं कुछ था ही नहीं। जब कानून कॉन्स्टिट्यूशन आया, कानून बना, गवर्नमेंट हुई, फेडरल हर चीज होता गया, एक कंट्री का निर्माण हुआ, स्टेट का निर्माण हुआ, डिस्ट्रिक्ट का, गांव। पहले कबीलाई तरह के लोग रहते थे, कबीला में लोग रहते थे। कबीला क्या बोला जाए आपको, क्या बोलेंगे उसको, जो एक गांव एक बसा रहता था ना, एक जो पूरा एक एरिया वाइज, उस तरह से लोग रहते थे। चलिए आइए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, समझ गए ना आप लोग। इन प्रश्नों को लेकर एक दासों के लिए एक कानून पारित किया गया था। इन प्रश्नों को लेकर राजनीतिक दलों में आंतरिक विरोध हो गया। इन प्रश्नों को राजनीतिक दलों में क्या हुआ, उनके अंदर एक बहुत ये मतलब वो एक बिल्कुल एंटी हो गए, मतलब विरोध कर दिए। और 1860 ईस्वी में लिंकन राष्ट्रपति चुन लिए गए अमेरिका के। इब्राहिम लिंकन का कहना था कि किसी धर्म में फुट है तो वह घर, किसी घर में अगर फुट हो जाए, कोई भी घर हो गया, तो वह घर अधिक दिन तक नहीं चल सकता। जैसे घर फूटे कमार लूटे, आप लोग सुने हैं ना, वही चीज है कि कोई घर हो गया, कोई घर हो गया, या घर हो गया ना, कोई घर हो गया आपका, तो अधिक दिन तक नहीं चलेगा। ये इब्राहिम लिंकन का कहना था कि 1861 में फरवरी तक जॉर्जिया, फ्लोरिडा, अलाबामा, मिसिसिपी, लुइसियाना और टेक्सास को नीति का पालन किया। इस प्रकार नवंबर 1860 से मार्च 1861 ईस्वी तक वाशिंगटन में केंद्रीय शासन शिथिल हो गया। 1861 ईस्वी में फरवरी मास में वाशिंगटन में एक शांति सम्मेलन हुआ। 1861 ईस्वी में शांति सम्मेलन हुआ। 1861 ईस्वी में गृह युद्ध के कारण देखिए, आइए चलते हैं, देखते हैं। अब इसमें गृह युद्ध है तो गृह युद्ध का कारण क्या है, एक बार आप लोग देख लीजिए ये पूरा। अब मिटा रहा हूं मैं, आगे फिर लिखूंगा, देख लीजिए एक बार, आप लोग देख लीजिए सही से।
गृह युद्ध के कारण आप लोगों को बता दूं मैं, चलिए लो। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात अमेरिका एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में विश्व के मानचित्र पर स्थापित हुए और उनके विश्व का पहला लिखित संविधान बनाकर संघीय शासन प्रणाली की स्थापना की। इस स्वतंत्रता संग्राम के सभी अमेरिकी राज्यों ने एकजुट होकर उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष किया, किंतु 1860 के दशक में अमेरिकी राज्यों के बीच ही गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। 1860 में जो गृह युद्ध हुआ, अमेरिका को ही जिम्मेदार ठहराया गया। ये औपनिवेशिक हित और साम्राज्यवादी होड़ के लिए शुरू से ही अमेरिका जाना जाता है। अपने देश के लिए जो है ना कार्य करता है पूरा, मतलब देश की उन्नति के लिए किसी भी हद तक जा सकता है अमेरिका, जो मतलब ये चीज है, समझ रहे हैं ना आप लोग। और डेवलपमेंट देखिए, सबसे ज्यादा दुनिया में कर्ज यूएसओ के पास है, जापान के पास है, उसके बाद फ्रांस है, इटली है, बाद में इंडिया का 10वां पोजीशन है, 9वां-10वां है वो, समझ रहे हैं आप लोग। तो वो भी इधर आके हुआ है, पहले था 21वां-22वां पोजीशन पे था, मतलब देखना, क्योंकि IMF से जो कर्ज लेके जो है ना, तो कर्ज नहीं अगर लिया जाएगा तो डेवलपमेंट भी कहाँ से होगा। ये चीज है, यूएस इतना आगे है तो उसके ऊपर कर्ज भी है उतना ज्यादा, मतलब ये चीज है। आइए चलिए देखते हैं क्या है। अमेरिकी गृह युद्ध के निम्नलिखित कारण है। उत्तरी एवं दक्षिणी राज्यों के बीच आर्थिक विषमता। आर्थिक विषमता क्या है इसका देखा जाए। संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी राज्यों की स्थिति जन नायकीय एवं आर्थिक दृष्टि से अपेक्षाकृत मजबूत थी। संघ ने 34 राज्यों में से 23 राज्य उत्तर में सम्मिलित थे और देश की कुल जनसंख्या का 2/3 भाग उत्तर में रहता था, जिसमें दासों की संख्या बहुत कम थी। उत्तरी राज्यों में उद्योग की प्रधानता थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन था। उद्योगों में सूती, ऊनी वस्त्र, चमड़े के सामान आदि वस्तुएं बड़े पैमाने पर उत्पादित होती थी और कारखानों में मजदूरों की मशीनों से जो वर्क करते थे उससे प्रोडक्शन होता था, उत्पादन होता था। अतः गुलामों एवं दासों को यहाँ एक विशेष महत्व नहीं दिया जाता था। दूसरी तरफ अमेरिका में दक्षिणी राज्यों के आर्थिक जीवन कृषि पर आधारित थी और कृषि में यंत्रों का बहुत अधिक प्रयोग नहीं होता था। अतः इन राज्यों के किसान खेती के लिए गुलामों के श्रम पर निर्भर थे। दक्षिण में कपास, गन्ना एवं तंबाकू की खेती बहुत बड़े पैमाने पर हुआ करती थी, जिसमें दास मजदूर के तौर पर कार्य करते थे। दक्षिण का समाज पूर्ण रूप से मजदूरों पर निर्भर था जो दास थे। इस तरह दक्षिणी राज्य एवं उत्तरी पश्चिमी भागों से अपनी जिन विशेषताओं की वजह से अलग पहचाना जाता था वे थी प्रचलित दास व्यवस्था और बागान व्यवस्था। दक्षिण राज्य वर्जीनिया से लेकर दक्षिण कैरोलिना होते हुए जॉर्जिया तक एक पट्टी के रूप में फैले थे। इस आर्थिक विषमता के कारण उत्तरी एवं दक्षिणी राज्यों के आर्थिक जीवन, राजनीतिक विचारधारा और सामाजिक स्तर में बहुत बड़ा मतभेद था। अब आइए आगे चलते हैं इसमें। तो देख ही लिया आप लोग, जो वहाँ पे दास थे जो उनको गुलाम बना के उनसे मजदूरी कराया जाता था। नॉर्थ में इंडस्ट्रियलाइजेशन था, साउथ अमेरिका में क्या था, खेती होती थी, फार्मिंग था,
कपास की खेती, गन्ना की खेती, तंबाकू की खेती होती थी। तंबाकू भी विलासिता में आता है, समझ रहे हैं ना आप लोग। चाय की खेती होती थी, कहवा की खेती होती थी। तो इधर में क्या था, इंडस्ट्रियलाइजेशन था। तो दोनों दो तरफ से था। तो चलिए आगे देखते हैं संरक्षण का प्रश्न क्या है। उत्तरी अमेरिका में देखा जाए, उत्तरी अमेरिका में के राज्य उद्योग प्रशासन से जो है ना, उद्योग से काफी जो है ना, वो उद्योग वहाँ का क्या था, प्रधान था। और अतः वहाँ पे क्या था, नवोदित उद्योगपतियों ने विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचने हेतु संरक्षण की मांग की। क्यों मांग की? उनके हितों को ध्यान में रखकर अमेरिकी संघ द्वारा उद्योगों, इंडस्ट्रियलाइजेशन को संरक्षण, प्रोटेक्शन दिया जाए। जो वहाँ पे इंडस्ट्री में जो काम हो रहा है, जो कार्य हो रहा है, वहाँ पे मशीनी कार्य हो रहा है, जो मशीन से प्रोडक्शन हो रहा है, जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, उसको क्या किया जाए। किंतु इस कदम से दक्षिण राज्यों को आपत्ति थी, क्योंकि संरक्षण की नीति के कारण अब उन्हें विनिर्मित वस्तुएं अपेक्षाकृत क्या था, उनका महंगा मूल्य पर मिलती थी। समझ रहे हैं आप लोग। तो उनको महंगा नहीं चाहिए था, सस्ता चाहिए था। अब उन्हें यह महसूस हो रहा है कि संघ का प्रयोग उत्तरी अमेरिका के हितों के लिए किया जा रहा है। दक्षिण राज्यों के प्रति अपेक्षा क्या है, इसकी दृष्टि रखी जा रही है। क्यों रखी जा रही है पता है आप लोगों को? क्योंकि उन लोग सामान, इनका कच्चा ये सामान देते थे और प्रोडक्शन करके देते थे, और यही चीज जाएगा तो उस पर ट्रिपल मुनाफा लेते थे। इसी की लड़ाई चल रही थी। चलिए आइए लो देखा जाए। अब ये तो हो गया, अब दास प्रथा का मुद्दा देखते हैं। आइए दास प्रथा का मुद्दा। दास प्रथा, दास प्रथा का मुद्दा देखते हैं। दास प्रथा का मुद्दा क्या है? दास प्रथा का मुद्दा क्या है? अमेरिका के उत्तरी राज्यों में दासों की आर्थिक जीवन में कोई निर्णायक भूमिका नहीं था। अतः इसके लिए दासों का महत्वपूर्ण गौण था। दूसरी तरफ अमेरिका के दक्षिणी राज्यों में दास प्रथा जनजीवन में धूल चुकी थी। दक्षिण राज्यों के मामले में दास प्रथा जनजीवन में, दक्षिण राज्यों के मामले में दास का मुद्दा सदैव संवेदनशील थी, अब बना रहा। जबकि राज्यों में दास प्रथा पर लगे प्रतिबंध को इन दक्षिण राज्यों में लागू करने की उठी थी और राज्यों को अपने प्रभुसत्ता पर आक्रमण माना। वस्तुतः उत्तरी राज्यों में दासता के मानवता पर कलंक के रूप में देखा गया। जो दास प्रथाएं जो थी ना, उसको एक मानवता क्या है, एक इंसानियत को जो है ना संसार करने वाली चीज थी। उनसे जो है ना रात दिन काम करवाया जाता था और उनका शोषण होता था। अभी भी देखते हैं अमेरिका में आप लोग, काले गोरे का भेद अभी भी है, बहुत ज्यादा है वहां पे। उठाई गई समाचार पत्रों के माध्यम से इस दास विरोधी भावना से उभर गया। दूसरी तरफ दक्षिणी राज्यों के लिए दासों को मुद्दा लाभप्रदता से जोड़ा हुआ था, ताकि वह दास प्रथा के श्रमिक संगठनों, हड़तालों आदि का भय नहीं था, तथा उत्तरी राज्यों के मजदूरों की तुलना में वे दासों को अधिक सुविधा प्रदान करते हैं। इस मनोवृत्ति एवं तर्क के आधार पर दक्षिण राज्यों ने दास प्रथा को आवश्यक बताया था। और दास प्रथा से जुड़े संवैधानिक मुद्दे क्या थे? दास प्रथा उत्तरी अमेरिका में तो दास प्रथा व्यापार समाप्त कर दिया गया था और दास प्रथा उत्तर में पेंसिल्वेनिया की दक्षिणी सीमा तक बंद हो गई थी। इस सीमा रेखा को मेसन डिक्सन सीमा कहा जाता है। अब अमेरिका का पश्चिमी क्षेत्र में विस्तार हो रहा था और नए नए क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका में शामिल किए जा रहे थे। ऐसे में यह प्रश्न खड़ा हुआ कि इन राज्यों में दास राज्य के रूप में, स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल किया जाए। यह मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि संविधान का यह स्वीकार किया गया था कि संघीय व्यवस्थापिका
में दासों की गणना भी होती थी, किंतु दासों की जनसंख्या को 3/5 के औसत के प्रतिनिधित्व दिया जाता था। अर्थात दासों की जनसंख्या यदि 500 होगी तो उसे 300 मानकर प्रतिनिधित्व दिया जाने लगेगा। 500 में 300 इस तरह दास राज्यों की संख्या में वृद्धि हो जाने से व्यवस्थापिका में दास राज्यों का वर्चस्व बढ़ जाने का खतरा था। इसलिए नवीन राज्यों में विलय के संदर्भ में उत्तरी अमेरिका उसे स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल करना चाहता था, जबकि दक्षिणी राज्य उसे दास राज्य के रूप में। यह विवाद मिसौरी राज्य के विलय को लेकर और भी गहरा गया था। अतः 1820 ईस्वी में हेनरी क्ले प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष की मध्यस्थता की मिसौरी समझौता संपन्न हुआ। इसके तहत मिसौरी दास राज्यों के रूप में दास प्रथा हटाने के बिना ही संघ में सम्मिलित कर लिया गया था, और यह कहा गया था कि ये 36 डिग्री 30 अक्षांश पे जो है ना, इनको ये किया जाएगा। ये चीज है 36 डिग्री ये इक्वेटर पे आ गए हम लोग। अब क्या देखा जाए, दास प्रथा के जुड़े संवैधानिक मुद्दे। दास प्रथा से जुड़े संवैधानिक मुद्दे, आइए चलिए ये भी देख लिया जाए। क्या दास प्रथा से जुड़े संवैधानिक मुद्दे। उत्तर वाले क्षेत्र लुइसियाना में दास प्रथा जारी नहीं रहेगा। इसके बाद संघ में टेक्सास के विलय का प्रस्ताव आया। अंत में टेक्सास दास राज्य के रूप में संघ में 1845 में शामिल हो गया, और फिर कैलिफोर्निया 1845 में। कैलिफोर्निया के मुद्दे पर विवाद हुआ और अंततः कैलिफोर्निया को 1850 में स्वतंत्र राज्य के रूप में सम्मिलित कर दिया गया। आप लोगों को मैं बता ही दिया, 1805 में कैलिफोर्निया स्वतंत्र राज्य के रूप में। और ये मुद्दों पर विवाद हुआ था। उसके बाद जो है ना 50 में ये किया गया था, सम्मिलित किया गया था। दक्षिण राज्यों के इस उग्र विरोध जताया गया, उसे संतुष्ट करने के लिए एक भगोड़ा दास कानून फ्यूगिटिव स्लेव लॉ लाया गया, जिसके तहत भागे हुए दासों को पुनः पकड़ा जा सकता था। इस कानून का उत्तरी राज्यों ने विरोध किया क्योंकि वहां भगोड़ों दासों के शरण देते थे, किंतु 1854 में कैंसम एवं नेब्रास्को के विलय के प्रश्न के विवाद को और गहरा दिया था। वस्तुतः आइए समझ रहे हैं आप लोग, अब आगे चला जाए, समझ में आ रहा है ना। चलिए लो आगे देखा जाए। ये दोनों राज्यों 36 डिग्री 30 मिनट के उत्तर में स्थित थे। क्या थे वहां से 36 डिग्री जो था ना, उसका बताया ही आप लोगों को।
कैसे कैसे नॉर्थ पोल पे है। देखिए साउथ पोल नॉर्थ पोल ये है ना, साउथ नॉर्थ वेस्ट ईस्ट। बाया जाइएगा लेफ्ट पे साउथ पोर्शन आ जाता है, राइट पे जाइएगा नॉर्थ पोल आ जाएगा, वेस्टर्न पोल आ जाएगा, ईस्टर्न पोल आ जाएगा। ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ NORTH उत्तरी। आइए अब देखते हैं क्या देखते हैं। उन्हें संतुष्ट करने के लिए एक भगोड़ा दास कानून लाया गया था। आप लोगों तो बता ही दिया, ये कंज्यूगेटिव स्लो लॉ लाया गया था। वस्तुतः ये दोनों राज्य 36 डिग्री 30 डिग्री पे था, किंतु स्टीफन्स डगलस नामक राजनीतिज्ञ के प्रयासों से इन राज्यों को दास राज्य के रूप में शामिल कर लिया गया था। इस तरह राज्यों के विलय के प्रश्न ने उत्तरी एवं दक्षिणी राज्यों के मध्य खाई और चौड़ा कर दिया था। नॉर्थ साउथ का, साउथ एंड नॉर्थ के बीच विवाद और बढ़ गया था, विवाद। और बढ़ गया था। आइए अब देखते हैं इब्राहिम लिंकन साहब का निर्वाचन जो थे। इब्राहिम लिंकन साहब बहुत, क्या बोला जाए इनके बारे में, बहुत स्ट्रगल किया। इनकी जिंदगी है ना बहुत स्ट्रगल भरी पूरी रही, मतलब ठीक ना, बहुत स्ट्रगल किए। 1860 ईस्वी में रिपब्लिकन उम्मीदवार अब्राहम लिंकन की विजय हुई और 1861 में राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए। रिपब्लिकन पार्टी ने दास प्रथा की आलोचना की थी और यह पार्टी स्वतंत्र श्रम विचारधारा में विश्वास रखती थी। ये कौन थे? इब्राहिम लिंकन की पार्टी थी। ये बहुत काम भी किए। अतः लिंकन की जीत दक्षिण के राज्यों को अशुभ सूचक प्रतीत हुई। उन्हें लगा कि यह जीत दक्षिण के आर्थिक हितों को अनुकूल नहीं है। अतः दक्षिण राज्यों की पहली प्रतिक्रिया कैरोलिना राज्य द्वारा की गई और यह उनके संघ से अलग होने के कारण यह घोषणा कर दी गई थी। यह घोषणा करनी पड़ी उनको और फरवरी 1861 ईस्वी तक मिसिसिपी, फ्लोरिडा, अल्बामा, जॉर्जिया, लुइसियाना व टेक्सास ने भी संघ से विच्छेद कर जेफरसन डेविस को अपनाया और इन्हें क्या हुआ, राष्ट्रपति नियुक्त किया। और इसी के साथ गिरिह युद्ध की शुरुआत हो गई, जब दक्षिणी कैरोलिना से सुमटर के किले पर बम फेंक संघ के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया गया था। उसके बाद क्या हुआ, आप लोगों को युद्ध होने लगा। उसके बाद अब आइए, ये तो आप लोगों को दिखा दिए। गिरिह युद्ध के दौरान जब गिरिह युद्ध हो गया तो उन इब्राहिम लिंकन साहब की भूमिका क्या थी गिरिह युद्ध के दौरान? गिरिह युद्ध के दौरान दक्षिणी राज्यों के द्वारा संघ से अलग हो जाने के कारण यह एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न खड़ा हो गया था कि दक्षिणी राज्यों के संघ से ये होने का अधिकार है या नहीं है। लेकिन लिंकन ने राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित के पश्चात स्पष्ट रूप से ये घोषणा कर दी थी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में जो संघ स्थापित किया गया है वह अखंडनीय और शाश्वत है। उसकी अखंडनीयता को किसी प्रकार नष्ट नहीं होने दिया जाएगा। अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने किसी राज्य को संघ के पृथक होने का अधिकार नहीं दिया है। लिंकन ने घोषित किया कि अगर हम किसी
दासों को मुक्त कर संघ को बचा सके तो हम ऐसा करेंगे, और अगर कुछ दासों को मुक्त कर कुछ अन्य को मुक्त नहीं करके संघ को बचा सके तो हम वह भी भंग करेंगे, और हम वो भी करेंगे। हम ये तो ये करें या वो करें, करना तो हम ही को है। मतलब लिंकन साहब का पहचान मतलब कहना यही था, और उनकी पहचान इसी रूप में हुई, ठीक ना, कि भंग नहीं करेंगे, हम काम करेंगे। इन लोगों का कहना था कि ये भंग करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। आइए चलिए देखा जाए, लिंकन ने संघ को बचाए रखने का प्रयास किए, और युद्धों के दौरान उनके कूटनीतिक कुशलता के जरिए दक्षिणी राज्यों का विदेशों से संबंध बनने नहीं दिया गया था। उनको सेनाओं को संगठित करके दक्षिण के सशस्त्र संघर्ष को चुनौती को तोड़ा था। प्रारंभ से ही उसने सेनाओं का मुख्य लक्ष्य दक्षिणी प्रदेश पर अधिकार करना नहीं, वरना परिसंघ के सेनाओं का विस्तार करना बताया था। अब क्या बताया था उन्होंने, देखिए क्या 1861 ईस्वी में क्या बोला था लिंकन साहब ने, कि दास व्यवस्था का उन्मूलन कर दिया और उन्हें राष्ट्रीय सेनाओं में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया था। किंतु इसका उद्देश्य दक्षिण राज्यों को नष्ट करना नहीं था, वरना संघ को बनाए रखना ही उसका मानना था कि दासों की स्वतंत्रता की घोषणा से दक्षिण के राज्यों में दासों का विद्रोह होगा और युद्ध में उन्हें दासों की सहायता नहीं मिल पाएगी। अतः लिंकन के प्रस्ताव में कूटनीतिक कुशलता के जरिए उत्तरी राज्यों की जीत हुई, और इसी के साथ 1865 ईस्वी में गृह युद्ध समाप्त हो गया। लिंकन साहब ने अमेरिका का यथार्थ रूप से संयुक्त राष्ट्रीय निर्माण किया, दासता का उन्मूलन कर समाज को नव ज्योति दी तथा अमेरिकी राजनीतिक तंत्र को मजबूत बनाया, सशक्त बनाया। परंतु गृह युद्ध के पश्चात अमेरिका को वह आगे नहीं बढ़ा सके, क्योंकि 15 अप्रैल 1865 को जॉन विस्क बूथ द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। चलिए अब आगे क्या देखेंगे, जब उनकी हत्या हो गई उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद गृह युद्ध का परिणाम एवं प्रभाव क्या था। गृह युद्ध का परिणाम एवं प्रभाव इसमें क्या था। संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में अमेरिकी गृह युद्ध ने एक प्रधान मोड़ ले लिया था, और यह प्रधान मोड़ लेने के साथ कहर शुरू कर दिया। यद्यपि युद्ध काल के दौरान जान माल की अत्यधिक क्षति हुई, आपसी घृणा का अभाव उत्पन्न हुआ, आर्थिक अर्थव्यवस्था उत्पन्न हुई, दक्षिणी राज्यों की जीवन शैली को ठेस पहुंची। किंतु यह भी सत्य है कि अफरा तफरी और अव्यवस्था एक शल्य चिकित्सा के समान थी, जिसके उपरांत एक स्वरूप विकसित और एकीकृत संयुक्त राज्य अमेरिका का निर्माण हुआ था। इस संदर्भ में प्रोफेसर एल्सन ने कहा है कि युद्ध एक शल्य चिकित्सा थी, वह दुखदायी होते हुए भी संयुक्त राज्य के लिए अनकहा आशीर्वाद बन गया था। क्योंकि अगर युद्ध नहीं होता तो एक रिवोल्यूशनरी जो था ना, एक जो क्रांति का एक जो मार्ग प्रशस्त हुआ, एक जो चेतना उत्पन्न हुई, एक जो लोगों के अंदर जागृति पैदा हुई, एक जो विचार जो उत्पन्न हुआ, विचार होते होते एक संघर्ष के राह पे आ लड़ पड़े, जिसके चलते एक रिवोल्यूशन हुआ, जिसके चलते डेवलप होना चालू हुआ, मजबूत राजनीतिक संरचना का निर्माण। आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। गृह युद्ध ने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय शक्ति संबंधों में नाटकीय परिवर्तन ला दिया। लंबे समय से चले आ रहे प्रांतीय एवं संघीय राज्यों के अधिकारों का विवाद सुलझा दिया गया था, परंतु दक्षिणी राज्यों के आत्मसमर्पण के पश्चात उन्हें संघीय के रूप में पुनः संघ के साथ शामिल किया गया था। इसका तात्पर्य था कि राज्यों का संघ पूर्ववत बना रहेगा और भविष्य में फिर से अलगाववाद के अधिकारों की बात नहीं उठेगी या बात नहीं करेगा। वस्तुतः गृह युद्ध के परिणाम ने इस संवैधानिक प्रश्न को हल कर दिया कि राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है और वह संविधान में
वर्णित अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ के सिद्धांत की पुष्टि करेगा या पुष्टि होगी। उसी के राजनीतिक के रूप में अमेरिका को वास्तविक संयुक्त राष्ट्र का रूप प्रदान कर दिया गया था। आइए अब सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन देखते हैं। सामाजिक मूल्यों में क्या परिवर्तन है? सामाजिक क्षेत्र के गृह युद्ध एक महत्वपूर्ण उपलब्धियां अमेरिका के दास प्रथा की समाप्ति थी। जब दास प्रथा समाप्त हुई तो एक अमेरिका की एक उपलब्धि थी और दासों को स्वतंत्र कर दिया गया था और उन्हें मतदान का अधिकार दे दिया गया था। दासता मुक्ति के साथ ही उन्हें वह स्वतंत्रता और गतिशीलता मिल गई थी जिसके सहारे वे बाजारों में मजदूरी कर धन कमा सकते थे। एक नकारात्मक पहलू यह भी था कि निग्रो लोगों के साथ श्वेतों के संघर्ष एवं दुर्व्यवहार की घटना बढ़ गई और आज भी अमेरिका में श्वेत तथा निग्रो के बीच मतभेद की समस्या बनी हुई है। दूसरी बात, लंबे समय तक युद्ध चलते रहने के कारण जो अव्यवस्था उत्पन्न हुई थी वह शीघ्र धनवान बनाने की प्रवृत्ति का विकास हुआ। उसके बाद से भ्रष्टाचार बढ़ा और कुछ अंशों में समाज का नैतिक स्तर गिर गया था। और जो नैतिक स्तर गिरा तो क्या हुआ, वहां पे भेदभाव इतनी ज्यादा बढ़ गई, काला गोरा का जिसके हिसाब से अव्यवस्था, हर चीज अव्यवस्था हो गई वहां पे। आज भी वहां पे भेदभाव है। ऑफिस में कहीं जाइए तो गोरा काला को, काला गोरा को, इसको क्या बोलते हैं, नस्लवादी भेदभाव, नस्ली भेदभाव, कि ये गोरा है तो मैं काला हूँ, ये अमेरिका है ये नॉन अमेरिकन है। तो ये तो चल रहा है, पूरे दुनिया में उथल पुथल है, क्या कीजिएगा। ये क्या है, एक विचार है, विचार जैसा उत्पन्न हो गया वैसा चल रहा है पूरे दुनिया में। अमेरिका एक, आइए चलते हैं अगला टॉपिक क्या देखेंगे हम। अमेरिका एक औद्योगिक राष्ट्र के रूप में कैसे उद्भव हुआ, कैसे उसका उत्पत्ति हुई, एक औद्योगिक राष्ट्र कैसे बन गया, आखिर उसके पीछे क्या कोज था, उसके पीछे क्या कारण था, उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या था, उसके पीछे उसके कार्य शैली क्या थी, उसके पीछे उसका मंसूबा क्या था। आइए देखते हैं। क्वेश्चन तो इसी में आपको घुमा देगा, उलट पुलट देगा, आप लड़खड़ा के गिर जाइएगा अगर नहीं पढ़े रहिएगा तो। चलिए, गृह युद्ध को अमेरिका के एक प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बना देने वाली सामाजिक आर्थिक उत्प्रेरक शक्ति के रूप में देखा गया। इस संदर्भ में चार्ल्स और मैनी बियर्ड ने इस गृह युद्ध को अमेरिका की दूसरी क्रांति बताया। गृह युद्ध के बाद औद्योगिक पूंजीवाद ने दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि की। जिन पूंजीवादियों एवं पूंजीवादियों ने युद्ध में धन लगाकर लाभ कमाया, उन्होंने इस धन का सदुपयोग करके राष्ट्र का निर्माण किया और प्राकृतिक संपदा के दौरान में किया और इस वजह से सामाजिक आर्थिक परिवर्तन आए और वह जो अब अमेरिका के औद्योगिक विकास में सहायक सिद्ध हुआ। दास प्रथा की समाप्ति के बाद दक्षिणी राज्यों में बागानी कृषि का महत्व अधिक दिया जाता रहा। इससे बागान मालिकों की स्थिति कमजोर हो गई और दक्षिणी में उत्तरी पूंजी का निवेश और प्रसार और भी वहां बढ़ा। और इससे क्या हुआ, जब इन्वेस्ट होगा तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का विकास होगा। उसी तरह वहां भी औद्योगिकरण हुआ था, जिसके चलते वो राष्ट्र जो है ना ज्यादा उन्नत किया। 1864 ईस्वी में राष्ट्रीय बैंकिंग अधिनियम पारित होने के बाद देश में पहली बार राष्ट्रीय मुद्रा का प्रचलन हुआ। इसी प्रकार युद्ध के पश्चात पूरे अमेरिका में आधुनिक संचार सुविधाओं का जाल बिछ गया। टेलीग्राफ लाइन, टेलीविजन तथा पार महाद्वीपीय रेल मार्ग का निर्माण किया गया तथा परिवहन और संचार की सुविधाएं उपलब्ध हो जाने से बाजार व्यापार में काफी विस्तार हुआ। बाजार का सही विस्तार युद्धतर अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण भी माना जाता है। आइए कृषि में देखा जाएगा तो कृषि में क्या देखेंगे हम, कृषि में देखेंगे इस क्षेत्र में मनुष्य और मजदूरों पर आश्रितों का कम होने के साथ साथ मशीनों का प्रभाव बढ़ता गया, अतः उत्पादन में वृद्धि होती गई। अब हाथों की खेती यंत्रों की खेती से में बदल गई। देखिए अभी जो आप लिखिएगा ना कृषि के बारे में तो AI जरूर दिखाइएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको जोड़िएगा। उस टाइम में अमेरिका में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप लोगों को जोड़ के मेंस में दिखाना होगा। अगर ऐसा कोई कोचिंग वाले पढ़ाते हो तो उनसे बोलिएगा लोग कि सर क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा कि सर क्या ये क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या यूपीएससी वाले गलत मानेंगे या नहीं मानेंगे।
या क्या इस तरह का लिख के दिखाया जा सकता है, उस टाइम से अभी तक लिंक करके दिखाया जाए, इसमें कैसे कंटेंट डाला जाए, कैसे ये किया जाए। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, आप लोग इस तरह से लिख के आइएगा ना, देखिएगा ना, नंबर अच्छा मिलेगा। चलिए आगे क्या देखते हैं। अब खेती के काम में कई उम्दा किस्म के औजार जैसे थ्रेसर, भाप के इंजन से चलने वाले कार्बाइन, हार्वेस्टर आदि उपयोग आने लगे थे। जैसे युद्ध क्लीन या युद्ध काल में फैली मुद्रास्फीति से तथा संघ सरकार की ओर से वेतन से आई हुई आय उद्यमियों के हाथों में पहुंच गई। रेल मार्ग का निर्माण हो जाने से निर्मित माल और भारी उद्योगों के उत्पादन को प्रोत्साहन मिला। कच्चा माल से बन के निर्मित माल, जो कच्चा सामग्री जाता था और माल निर्मित करके प्रोडक्शन जो चीज बन के वहां पे सामग्री बन के वहां चला जाता था। तो उससे क्या हुआ, यातायात से ट्रांसपोर्ट हुआ, ट्रांसपोर्ट से क्या हुआ, मार्केट का जो है ना फैलाव हुआ। कोयले और लोहे के विभिन्न भंडारों की खोज और खनन हुआ। इन सबसे अमरीकियों में सबसे बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर क्या हुआ, उद्योगों का जाल बिछ गया और इस तरह तैयार माल के लागत खर्च में कमी आई। इस तरह बड़े उद्योग अमेरिका की पहचान बन गए थे। इस्पात उद्योग, कोयला, मांस उद्योग का विकास हुआ। नगरों की संख्या बढ़ी तथा वाणिज्य व्यापार का विकास हुआ। 1900 के आसपास अकेले अमेरिका इतने इस्पात का उत्पादन होने लगा जितना उसके दो अन्य प्रतिद्वंदी इंग्लैंड और जर्मनी मिलकर नहीं कर रहे थे। उससे ज्यादा अकेले अमेरिका प्रोडक्शन करता था और दोनों मिला के हम जर्मनी और इंग्लैंड अमेरिका के बराबरी कर पाते थे। अब देखिए एक अकेला अमेरिका कितना प्रोडक्शन करता। शुरू से जानते हैं दिमाग का सब खेल है, समझ रहे हैं ना आप लोग। थोड़ा सा में ये कीजिएगा, चुटकी बजाइएगा, उड़ जाइएगा एकदम, ये चीज है, समझ रहे हैं आप लोग। क्या है, ग्लोबल मार्केट चल रहा है अभी, हर चीज ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। अगर आपके पास सही से पैसा हो, सही से हर चीज हो, अगर इन्वेस्टर आप सही जगह कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा अगर बैकअप अच्छा हो, इंसान कहाँ से कहाँ पहुंच सकता है। अमेरिका का एक औद्योगिक राष्ट्र के रूप में उदय, इस युग में अमेरिका ने नौ आर्थिक युग का सूत्रपात हुआ और कृषि औद्योगिक समृद्धि से अमेरिकी पूंजीवाद की ओर अग्रसर हुआ। 19वीं सदी में अंतिम 2 दशकों में विलियन और समेकन मर्जर एंड एक्विजिशन की प्रक्रिया शुरू हुई। आइए अब 19वीं सदी में हम लोग आ गए, 19वीं सदी में हम लोग आ गए, 19वीं शताब्दी। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक ना। छोटे बड़े व्यापारों एक बड़े संगठन में सम्मिलित हो जाना, जैसे यूनाइटेड स्टील कंपनी में लगभग 200 विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग और परिवहन ट्रांसपोर्ट कंपनियां एकीकृत हो गई थी और पूरा इस्पात बाजार उसके विशालकाय निगमों में शामिल हो गया था। और ये निगमों में क्या हुआ था, शामिल होकर और वो एस्टेब्लिश हुआ, स्थापित होने लगा। और भावी कंपनी नियंत्रित पूंजीवाद, कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म की शुरुआत हो गई। कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म की शुरुआत हो गई थी। इस तरह युद्धोत्तर काल तीव्र आर्थिक परिवर्तन और समेकन का युग था। इस युग में बड़े बड़े औद्योगिक घराने पनपे और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए एकाधिकार मोनोपोली का साम्राज्य फैलाया था। बड़े बड़े संगठन अब विशाल और गतिशील बाजार व्यवस्था से जुड़ रहे थे, अतः वे अपने वहां व्यवसायिक प्रबंधन व्यवस्था लागू करने में पर जोर देने लगे थे और चाहते थे कि उनके यहाँ श्रमिकों एवं अन्य प्रबंधनकर्ताओं की देखभाल अधिक हो और वो क्या हो और अधिक क्षमता रखे और काम व्यवसायिक प्रबंधन के रूप में प्रशिक्षित व्यक्ति को कर सकते थे। जो प्रबंधन करने वाले लोग थे ना, वो लोग क्या थे, प्रबंधन शिक्षा का विकास हुआ और कहा गया कि अब तक मनुष्य आगे रहा है, किंतु
आने वाले जमाने में व्यवस्था को आगे रहना होगा। इसी सूत्र वाक्य को ध्यान में रखकर अकाउंटिंग, मैनेजमेंट और मार्केटिंग के कई व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू हुए तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कार्मिक विभाग, पर्सनल डेप्थ स्थापित हुए। महिलाओं की भूमिका का विस्तार। आइए अब हम लोग क्या देखते हैं, थोड़ा सा महिलाओं के बारे में भी देख लिया जाए। और महिला सशक्तिकरण आजकल तो पूरा जोरों पे है, कितने कानून भी बने, सब हुए, देख लीजिए लो थोड़ा सा, ये सब देख लीजिए, मिटाने जा रहा हूँ। महिलाओं की भूमिका का विस्तार या महिलाओं के विस्तार पर महत्वपूर्ण भूमिका, जो बोलना है अब बोल दीजिए। यह क्या है? व्यापक औद्योगिकरण और शहरीकरण में महिलाओं की भूमिका का विस्तार किया। क्या है व्यापक औद्योगिकरण? महिलाएं अब घरों से निकली, फैक्ट्रियां में, कार्यालय में काम करने लगी। स्त्रियों में शिक्षा को जो है ना बढ़ावा मिलने लगा। लोग सोचे कि शिक्षा ले, पढ़े और आगे बढ़े और उनका जीवन सुचारू रूप से सही ढंग से चले, जिससे उनका जीवन स्तर काफी सुधरा और स्त्री के अधिकारों को लेकर विचार विमर्श बढ़ा भी। और ये शहरीकरण हुआ ना जब, ले बाबूआ लिख दिया। चलिए आगे चलते हैं, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। प्रथम आधुनिक युग, अमेरिका गृह युद्ध को विश्व युद्ध का प्रथम आधुनिक युग माना जाता है। इतिहास में यह प्रथम युद्ध था जिससे बख्तरबंद युद्धपोतों ने संघर्ष किया था। पहली बार व्यापक रूप से तोपखाने तथा गोला बारूद का प्रयोग किया गया था। समाचार पत्रों में युद्ध गतिविधियों का विस्तृत विवरण दिया और जनमत को प्रभावित किया था। पहली बार घायल सैनिकों की चिकित्सा का सुव्यवस्थित ढंग से प्रबंध किया गया था। भूमिगत तथा जलगत सुरंगें बिछाई गई थी और युद्धपोतों को डुबा देने वाली पनडुब्बियों का प्रयोग किया गया था। जो युद्धपोत में जो पनडुब्बी यूज होता है ना, इस्तेमाल होता है ना, जो उसको किया गया था। और उसमें आइए आगे देखते हैं, आगे क्या देखते हैं, आगे क्या देखेंगे। इस प्रकार आधुनिक तकनीक पर आधारित यह प्रथम युद्ध माना जाता है। ये सबसे ज्यादा जो है ना, आगे चल के युद्ध भी दिखाना पड़ेगा इसमें आप लोगों को। देखिए सबल पक्ष दिखाना पड़ेगा, सबल पक्ष, ये निर्बल पक्ष, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। ये दोनों आप लोगों को दिखाना पड़ेगा। और जहां से आप मेंस लिखना चालू कीजिएगा वहां शुरू की भी कीजिएगा। और देखिए मेंस में ही पीटी, आपकी मेंस में पीटी की तैयारी हो जाएगी अगर सही पढ़िएगा तो। कोई अलग से इसके ये नहीं आते हैं। और इसके लिए मैं आप लोगों को, अब हिस्ट्री का क्लास चल रहा है, आगे आने वाले टाइम में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी चलाएंगे और सुनने में आ रहा है। जैसा देखिए आगे क्या होने वाला है
कि अब जो ऑप्शनल का पेपर होता था आने वाला टाइम में यूपीएससी वो भी खत्म करेगी, आप लोगों को 2 पेपर एडमिनिस्ट्रेशन का भी पढ़ना पड़ेगा। तो मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी पढ़ाऊंगा। अभी ये हिस्ट्री चल रहा है मेरा, ये जब हिस्ट्री खत्म हो जाएगा, ये लगभग कुछ हो जाता है, उसके बाद उसको भी स्टार्ट किया जाता है। और 2 चैनल है, MM ग्लोबल कैरियर, ग्लोबल कैरियर, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, पढ़िए भाई। सब्सक्राइब करने में तो कुछ जाता नहीं है, आप लोग क्या है 10 मिनट टाइम निकाल लीजिए भाई, देख लीजिए, इधर में आप लोगों का भी हो जाएगा, मेरा भी ये चैनल चल जाएगा। और क्या है, चलिए अगले क्लास में मिलते हैं। ब्लेस यू।